अब मोहम्मद यूनुस जो ये दम भर रहे हैं कि 1971 की जो जीत थी वो भारत की दी हुई नहीं थी, हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। अब बांग्लादेश में ये बच्ची इसके बारे में बताएं। ये ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से प्यार किया। सारे हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आपको श्रीलंका में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको पाकिस्तान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको बांग्लादेश में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको अफगान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको तालिबान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तो भारत में भी यही हो रहा है। हमारे कांग्रेस के और मुगलिया सल्तनत के आखिरी गद्देनशी और तख्तनशी राहुलुद्दीन गांधी वक्फ बोर्ड को हमारे संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पॉलीगेमी हलाला को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। देवबंद को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मदरसे को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पाखंडी और आतंकी मुसलमानों को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मदरसे के अंदर जो आतंकी हरकतें होती हैं उसको संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। 3 तलाक मुस्लिम बेटियों को चिपकाने को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हिंदुओं के 1500 साल की मंदिरों को हड़प करने वाले को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, फॉर गॉड सेक ये पाकिस्तान नहीं है। राहुल गांधी जी, कोई ठीक नहीं है कि आप और मैं किसी दिन बैठ करके हफ्ते 2 हफ्ते में कन्फ्रंटेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नाजिया जी ये क्या हो गया। राहुल गांधी पार्लियामेंट में औरंगजेब की तरह तलवार लेकर के क्यों चले गए हैं? वो दिन भी करीब है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज बहुत ही दिनों बाद नाज़िया इलाही खान फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मसरूफ रहती हैं। कभी आप इन्हें नेशनल अपने इंडिया के नेशनल टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, कभी इंटरनेशनल मीडिया पे भी आप देखते होंगे। और इसके अलावा वकालत करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं देती। आज हमने रिक्वेस्ट की इनसे और इन्होंने अपनी बिजी रूटीन में से हमें थोड़ा वक्त दिया, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि नाज़िया इलाही खान से डिस्कस करना जरूरी है। उसके ऊपर नाज़िया इलाही खान की ओपिनियन लेना जरूरी है। एक दो बांग्लादेश के आए दिन नई से नई खबर सामने आती है। कभी बांग्लादेश से कोई स्टेटमेंट आती है, कभी इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन जाता है, कभी इंडियन पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि जी 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को बिल्कुल खत्म कर देंगे। बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसका हम हिसाब और उसका बदला हम 15 मिनट के अंदर ले सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट इजाजत दे। कभी वहां से ये स्टेटमेंट आती है, कभी यहां से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है। रिसेंटली इंडिया की एक मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग बांग्लादेश के वहां पे जाके मतलब मुज़ाकरात किए गए, या देखा गया चीजें कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके ऊपर बात की गई। इस पर नाज़िया इलाही खान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत अच्छी हूँ, बड़ी जबरदस्त हूँ। आप बताएं शोएब, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट नाजिया जी बेहतरीन हूँ। और सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप हफ्ते में 1-2 दिन हमें टाइम दिया करें, क्योंकि बहुत से जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं, हमें मैसेजेस वगैरह करते हैं। बल्कि जो लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नाज़िया इलाही खान को हफ्ते में 10 दिन में कभी एक बार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मतलब अपनी ओपिनियन के लिए। कमेंट बॉक्स में आप इतने कमेंट करिएगा कि नाज़िया इलाही खान मजबूर हो गया आना पड़े नाज़िया इलाही खान को। जी नादिया जी, टॉपिक पे आते हैं। क्या कहना चाहेंगी बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर, और इसके अलावा आपकी जो अपोजिशन है, आपकी गवर्नमेंट है, वहां से भी स्टेटमेंट, जैसे राहुल गांधी की तरफ से भी बांग्लादेश को लेके कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया। लेकिन बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को उसकी जो मतलब ज्यादती, जो नाइंसाफी या जो भी वहां कुछ हो रहा है, उसका हिसाब ले सकते हैं। सबसे पहले मैं जवाब दे देती हूँ राहुल गांधी, राहुलुद्दीन का। जी जी। एक्चुअली में मैंने उसका नामकरण आज किया है। वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल उद्दीन है।
क्योंकि वो वही कर रहा है जो कभी औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ किया था, अपने अपने सगे भाई के साथ किया था। राहुल उद्दीन बिल्कुल वही कर रहा है जो कभी औरंगजेब ने अपने अपने बाप को जेल बंदी करा करके, शाहजहां को अपने भाई दारा शिकोह का गला काट के जेल में भिजवाया था। ठीक वही राहुल उद्दीन कर रहा है। हम सबको याद होगा 13 दिसंबर 2001 में पाकिस्तान ने अटैक किया था हमारे पार्लियामेंट पर, और 9 दिसंबर 2024 को राहुल उद्दीन ने अटैक किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर। एक ऐसा सांसद जिसके जिसके प्रचार में मैं भी 2019 में गई थी, और वो पिक्चर्स काफी फ्लोट भी की है कल। और बड़े ही पिछड़े वर्ग के हैं, वो बहुत ही गरीब है, उनको कुटाई किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बिल्कुल वही करते हैं जो बिलावल भुट्टो करता है। राहुल गांधी उसी स्ट्रैटेजी को भारत में लेकर आते हैं जो बिलावल भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की सरकार पहले कर चुकी है। राहुल गांधी ने खटाखट 1 लाख रुपए का चूरन बांटा था, जो बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद उनके खाबिद, उनके शौहर ने पाकिस्तान की मुस्लिम बहु बेटियों को कहा था कि अगर बेनजीर भुट्टो की पार्टी को वोट किया जाएगा तो 12,500 रुपए 3 महीने पर दिया जाएगा। ठीक वही स्ट्रैटेजी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी ने 8,500 रुपए का चूरन बांटा था, और हमारी माँ बहनों को, नकाब वाली माँ बहनों को रोड पर खड़ा कर दिया, लेकिन वो खटाखट 1 लाख रुपए नहीं मिला। हमारी निकाब वाली माँ बहनें बेआबरू तो जरूर हो गई। 9 अक्टूबर 2024 को बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट से एक रैली निकाली थी, पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, और वहां पर बहुत भगदड़ मचाया था बिलावल भुट्टो ने। मेरे हाथ में रिपोर्ट है आपका। तो जिस तरीके से मार कुटाई, धक्का मुक्की रैली के दौरान, बिलावल भुट्टो की रैली के दौरान पार्लियामेंट से होता हुआ पाकिस्तान की कई गलियों से गुजरा, उसी तरीके से 9 अक्टूबर, जैसे 9 अक्टूबर 2024 में बिलावल भुट्टो ने किया, 24 दिसंबर 2024 को राहुल उद्दीन ने कर दिया, पार्लियामेंट में कुटाई कर डाली एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद की, एक पिछड़े वर्ग के सांसद की। 3 सांसद आईसीयू में एडमिट है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो हमेशा से एक अमेंडमेंट को लेकर के, 26 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर के वो चीखता है, चिल्लाता है, और पुराने जितने भी नेता मंत्री हैं उन सबको आड़े हाथों लेता है बिलावल भुट्टो। उन सबको कहता है कि तुम सब चोर हो, और 26 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर हो जाता है तो सबसे बेहतरीन वो पाकिस्तान के लिए होगा। आर्टिकल 111 आपका ये कहता है कि जजमेंट के बीच में कोई नहीं आ सकता है, लेकिन साथ साथ शरिया कोर्ट एफएससी भी चलेगा, जिसको बिलावल भुट्टो जो है वो समर्थन करता है। और साथ साथ में प्रीरिगेटिव अमेंट को भी वो लेना चाहता है। प्रीरिगेटिव अमेंट क्या है? एक स्पेशल राइट है जो एक स्पेशल लोगों को दिया जाता है। आपके पाकिस्तान की बात बता रही हूँ। और प्राइम मिनिस्टर के पास एक अजीब किस्म का पावर होता है जो इलेक्शन का डेट बता सकता है। ये आर्टिकल 111 आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक उसी तरीके से हमारे कांग्रेस के और मुगलिया सल्तनत के आखिरी गद्देनशी और तख्त नशी राहुल उद्दीन गांधी वक्फ बोर्ड को हमारे संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पॉलीगेमी हलाला को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। देवबंद को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मदरसे को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पाखंडी और आतंकी मुसलमानों को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मदरसे के अंदर जो आतंकी हरकतें होती हैं उसको संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। 3 तलाक, मुस्लिम बेटियों को चिपकाने को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हिंदुओं के 1500 साल की मंदिरों को हड़प करने वाले को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, फॉर गॉड सेक ये पाकिस्तान नहीं है राहुल गांधी जी। तुम अपने बिलावल भुट्टो की स्ट्रैटेजी हमारे भारत में नहीं चल सकते हो, क्योंकि हम चलाने नहीं देंगे। अब मैं राहुल गांधी की कुछ पंक्तियां खोलना चाहूंगी। राहुल उद्दीन एक ऐसा व्यक्ति है जो रहता भारत में है लेकिन 3-3 पासपोर्ट रखता है। राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है। जब कोई हिंदू मरता है, गोपाल मिश्रा की मौत हुई बहराइच में, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। अंकित शर्मा की मौत हुई, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। डॉक्टर नारायण की मौत हुई, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। रतन लाल के फैमिली के साथ जो हुआ, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। कन्हैया लाल का मुसलमानों ने गला रेत दिया, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। चंदन गुप्ता की फैमिली से राहुल गांधी मिलने नहीं गया। लेकिन संभल में जो आतंकी मुसलमान चप्पल और पत्थर हाथ में
और जुबान पे माँ बहन की गालियां हिंदुओं के लिए लेकर निकले थे मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, उस आतंकी और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से मिलने के लिए राहुल गांधी चला गया, क्योंकि उसका समय राहुल गांधी के पास था, क्योंकि वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो राहुल उद्दीन है। और उसे और अब जो मोगलिया स्ट्रैटेजी राहुल उद्दीन चला रहा है, कोई ठीक नहीं है कि आप और मैं किसी दिन बैठ करके हफ्ते 2 हफ्ते में कन्फ्रंटेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नाजिया जी ये क्या हो गया, राहुल गांधी पार्लियामेंट में औरंगजेब की तरह तलवार लेकर के क्यों चले गए हैं, वो दिन भी करीब है। नादिया जी ठीक है, जाहिर बात है जो राहुल गांधी की वहां पे स्ट्रेटेजी है पॉलिटिक्स को लेके, जो वहां पे उनकी फॉलोअरशिप है या जितने भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, मैं थोड़ा, आपने कंपैरिजन बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी का किया, मैं एज ए पाकिस्तानी, बात थोड़ी शर्मिंदगी वाली है, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि राहुल गांधी को शायद वहां पे फिर 10% 20% लोग या 30% लोग फॉलो करते हों, या उन्हें मतलब यह है कि देखते हों अपने फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर या लीडर। लेकिन यहाँ पे अगर बिलावल भुट्टो की बात करें, खासतौर पे पंजाब में बात करें, मैं समझता हूँ 5% लोग भी नहीं है जो ये चाहेंगे कि भाई बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन फिर भी ये भी मैं प्रिडिक्शन करने जा रहा हूं देखने वालों के लिए कि पाकिस्तान का आने वाला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। अब वो 1 साल बाद ऐसा होता है या 2 साल या 5 साल बाद, लेकिन ये मेरी प्रिडिक्शन है। कभी जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप लोग ये देखिएगा। फिर नादिया जी, खैर बांग्लादेश के ऊपर बात करते हैं। बांग्लादेश के ऊपर हर दिन, मैं कहता हूं हर 2 घंटे 4 घंटे बाद कोई ना कोई नई खबर सामने आ रही है। कभी हम ये देखते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं 1971 की जो आप लोगों की विक्ट्री है उसके ऊपर, वो अपने फोर्सेस को मुबारकबाद देते हैं, कंग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं ये हिस्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी। लेकिन वहां से बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस की तरफ से स्टेटमेंट आती है, नहीं जी ये इंडिया की विक्ट्री नहीं थी, ये तो हमारे जो थे, मतलब ये थे हमारे हीरोज थे, बंगाली थे, जिन्होंने हमें पाकिस्तान से अलग करवाया और हमें एक कंट्री बनवाया। कभी कुछ स्टेटमेंट, कभी कुछ स्टेटमेंट। क्या कहना चाहेंगी, क्या बांग्लादेश होता अगर इंडिया ना चाहता? बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के, बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और सारे भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज लगा था शोएब के मोहम्मद यूनुस के बारे में मेरे से ज्यादा आप बताइएगा, क्योंकि जितना खुसुर फुसुर आपके वजीर आजम के साथ मोहम्मद यूनुस का हो रहा है वो तो आप ही बता पाइएगा बहुत खुल करके। लेकिन चलिए, आप तो बताइएगा नहीं, लेकिन मैं ही बता देती। खालिदा जिया को कन्विंस किया कि खालिदा जिया अपने भतीजे और अपने भांजे के कंधे पर बंदूक रख कर करके हिजबुत तहरीक और जमात इस्लामी को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिया उतारे। और उसके बाद फिर देखिए, सांप, खालिदा जिया ने भी सांप पाला मुस्लिम होकर के भी। मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया को भी डस लिया और खालिदा जिया पीछे रह गई और इसने शपथ ले लिया, ये वजीर आजम बन गया। अब सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर वजीर आजम बना तो और इसको बांग्लादेश का कुछ भला करना होता तो वो भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो मिडिल ईस्ट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता। अगर उसको बांग्लादेश को इंप्रूव करना होता, डेवलप करना होता, रिफॉर्म करना होता, लेकिन मोहम्मद यूनुस को ऐसा कुछ नहीं करना था। इसलिए मोहम्मद यूनुस अपनी दोस्ती पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ अच्छा कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने थूक दिया है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। एक हिंदू फैमिली है, हिंदू बहू बेटियों के वर्जाइना में दारू के बोतल डाले जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। हिंदू पुरुषों को जला जला करके मारा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने 40,000 टन आरडीएक्स मंगवाया है 7.3% हिंदुओं को बिल्कुल से खत्म कर देने के लिए। अब मैं आपको ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये मुझे बांग्लादेश से ही आया है। ये हुआ है पाकेरहाट विलेज अंडर खानसामा पुलिस स्टेशन, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और जिस मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि मैं हवाबाजी कर रही हूं, जाकर के गूगल में सर्च कर लो। अब आती है बात कि आपको 2 वीडियो भी दिखाना है मुझे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये होगा अब बांग्लादेश में।
ये बच्ची इसके बारे में बताएं। ये ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से शादी की है। अब जी ये वीडियो मैंने देखी है, मतलब वाला था। ठीक है। नादिया जी मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग मतलब मैं जब पाकिस्तान में बात करता हूँ कि भाई देखें बांग्लादेश, और ये लॉजिकल बात है मेरे ख्याल से कि बांग्लादेश के जब तक इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे तब तक उनकी इकॉनमी, उनकी करेंसी, उनकी मतलब ओवरऑल वैल्यू या वर्थ इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर से बेहतरीन होती जा रही थी। लेकिन आगे से मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखो यही तो बात है, यही तो इंडिया का दोगलापन है। यानी जब तक इंडिया के इशारे पे कोई काम करेगा, कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट काम करेगी तो वो अच्छा काम करने देंगे, रिलेशन बेहतर रखेंगे। जैसे ही अगर अपनी मर्जी से कुछ करना चाहेंगे तो हालात खराब कर देंगे। मतलब इसके ऊपर लेट्स सपोज ये मेरा क्वेश्चन, या वैसे तो ऑडियंस का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर आप क्या आंसर देंगी? मैं ओपनली इस चीज को कहता हूं कि जो मिनोरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, जो हिंदू सिख या जितनी भी मिनोरिटीज, जितने मुसलमानों के साथ भी जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में, वो गलत है। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे कि भाई अगर वो इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर रखना चाहते तो क्या इंडिया इसके बदले में बिजली बंद कर देगा, ट्रेड नहीं करेगा? क्या आप कहना चाहेंगे? भारत ने तो 1 अरब रुपया दिया मोहम्मद यूनुस को, अब वापस मांग रहा है तो दे भी नहीं रहा है मोहम्मद यूनुस। अभी मैं आज सुबह 12:40 की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ कि मुसलमानों का एक पूरा झुंड जो है वो बांग्लादेश में निकला था ढाका के पास। और सारे ढाका से जुड़े हुए जितने भी मतलब ग्राम है, ग्रामीण एरिया है, गांव गांव टाइप के एरिया है, वहां पर वो भोपू लेकर के गया था और भोपू में चिल्ला रहा था कि जमाते इस्लामी जो है डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा है पूरे बांग्लादेश में, और हम अब बांग्लादेश के संविधान को उड़ाकर फेंकेंगे और कुरान को यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे भारत में भाई 72 फरका सबसे अच्छे से रह रहा है। हमारे भारत में 6 लाख 8 लाख से ऊपर मस्जिदें आराम से रह रही हैं, लाखों लाख मदरसे आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। रोज आदरणीय प्रधानमंत्री को असदुद्दीन अवैसी गरियाते रहता है, गाली देते रहता है, उसका तो कोई तन से जुदा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, जो दीन इस्लाम वाले हैं वो खाना पानी और पैसे की अपेक्षाएं हमसे क्यों रखे हुए हैं? मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा है देने वाला। क्यों अब अल्लाह नाराज हो गया है क्या पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी? हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो। तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से, और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। और आज अगर बांग्लादेश में अगर लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो, भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ, भारत के प्रधानमंत्री पर ये ईटा ना फेंको कि हम अपनी तरीके से चलेंगे तो तुम हमें खाना नहीं दोगे। अरे तुम अल्लाह से मांगो ना, और अगर तुम्हें अल्लाह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, इसलिए तुमको अल्लाह नहीं दे रहा है। लेकिन नादिया जी ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपने बात की ना कि इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। खासतौर पे अगर पाकिस्तान की तो बहुत टाइम से ट्रेड बंद है, या मतलब कभी चलती है थोड़ी, कभी बंद होती है। पाकिस्तान इंडिया का तो चलता रहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि मेरा ये यकीन है कि वन वर्ल्ड वन अर्थ और वन फैमिली। तो मतलब फैमिली में भी नाराजगियां तो चलती हैं या कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं, तो इसका ये मतलब आपकी तो नहीं? फैमिली में मैं आपकी फैमिली में जब नाराजगी होती है तो आप अपने भाई बहन को काटने और मारने और रेप करने नहीं नहीं लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। नाराजगी का मतलब ये होता है किसी चीज पे आप एग्री नहीं कर पा रहे नाराजगी हैं। कहा जाता है शोएब, जी। ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ हो रहा है इसको साधारण नाराजगी कहा जाता है। नाराजगी ट्रीटी में हो सकती है, नाराजगी बायलैटरल रिलेशन में हो सकती है, बिल्कुल। नाराजगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है, नाराजगी किसी बातचीत में हो सकती है, नाराजगी खैरियत और खरसल्ले में हो सकती है, नाराजगी तहजीब और तमद्दन में हो सकती है। लेकिन नाराजगी रेप करने को नाराजगी नहीं कहते, 6 साल की बच्ची का सलवार उतारने को नाराजगी नहीं कहते, हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ने को नाराजगी नहीं कहते, संत और महंत को पीट पीट करके कूट कूट करके उसको आईसीयू में एडमिट करने को नाराजगी नहीं कहते। और 15 मिनट की बात नहीं है, 5 मिनट में बांग्लादेश के मुसलमान और 2 फुटिया 4 फुटिया मौलाना का वो हाल करेंगे कि छट्टी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन वहां पर 7.3% हमारे सनातनी हिंदू है और हमें हमारी जिम्मेदारी है उन हिंदुओं को बचाने की।
हमारी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखने की, हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर हिंद देश बने और ये लोग जो मरना चाहते हैं, जो कटना चाहते हैं वो कटे। आज पाकिस्तान में ना शिया सही से रह सकता है, ना देवबंदी सही से रह सकता है, ना वहाबी सुकून से रह सकता है, ना बरेलवी सुकून से रह सकता है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी वही होगा और कुछ नहीं होगा। नादिया जी, आपने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हम चाहें तो 5 मिनट में बांग्लादेश को ये सब कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हिंदू कम्युनिटी है या वहां पे वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिसकी वजह से हम मतलब उन्हें महफूज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो स्टेटमेंट्स बहुत से इंडिया के पॉलिटिशियंस ने भी दी। इवन मैं वीडियोस देख रहा था कि इंडियन पॉलिटिशियंस कुछ बॉर्डर पे जा पहुंचे थे पब्लिक के साथ और मतलब उस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट लेवल पे आपकी तरफ से यानी इंडिया की तरफ से क्या ऐसा एक्शन लिया गया कि बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज के साथ हो रहा है वो फिलहाल फोर रोका जाए? नो डाउट आपके लोग इंडियन गवर्नमेंट के लोग वहां पे गए, लेकिन क्या उससे कुछ फर्क पड़ा, कोई असर हुआ या प्रेशर पड़ा बांग्लादेश के ऊपर कि हाँ भाई अब बस इस काम को रोक दे, ये अदरवाइज हमारा नुकसान है? देखिए, जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी जो है, अराकान आर्मी ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है। मैं भी पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ, 4 दिन से मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। यहाँ पर फोर्ट विलियम के जो सबसे बड़े जो कमांड है, और हमारा हर एक आर्मी ऑफिसर का एक इमरजेंसी वगैरह का कुछ एक तरीका होता है। तो वो सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। एंड आई कैन एक्सप्लेन यू, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से उसको स्टडी करके रखा है। जैसे फोर्ट विलियम के ईस्टर्न कमांड, उनके पास जो होता है QRT होता है, क्विक रिएक्शन टीम होता है। तो वो क्विक रिएक्शन टीम भी ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है। ठीक है। साथ साथ जो है आपका म्यांमार के जो अराकन जो ये है कमांडो है, वो जो पूरा डिप्लॉयड हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो कलाकंद हमारा प्रोजेक्ट था म्यांमार के साथ, वो भी फ्रूटफुल हो चुका है। तो पहले मोहम्मद यूनुस को ऐसा लग रहा था कि म्यांमार के साथ तो भारत का अच्छा है नहीं, तो म्यांमार कर ही क्या पाएगा। लेकिन जैसे ही म्यांमार के अराकन जो फौज है वो वहां पर खड़ी हुई और भारत की आर्मी जो है वो यहाँ पर ईस्टर्न कमांड जो है वो हाई अलर्ट पर आया, मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गया। मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गया। और देखिए, बांग्लादेश अब इंडिया का चेकमेट जो है ना, वो बांग्लादेश संभाल नहीं पाएगा। आपको ऐसा ऐसा फील नहीं हुआ? क्योंकि आप तो जियो पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा काम करते हैं शोएब। तो आप सोचो कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि मोहम्मद यूनुस को इंटरपोल करना पड़ा 119 देशों को कि शेख हसीना को हमको रिटर्न कर दो। बिल्कुल क्यों सही क्यों है। करना पड़ा? और अभी तो D8 के समिट में भी गए और वहां पे भी जाके यही स्टेटमेंट दिया, ओपनली उन्होंने बोला है। मतलब शहबाज शरीफ भी वहां पे थे और मोहम्मद यूनस भी और मुख्तलिफ कंट्रीज के वहां पे लीडर्स मौजूद थे। वहां पे भी यही बोला गया कि भाई हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, जबकि पहले कुछ और स्टेटमेंट्स आ रही थी। यानी प्रेशर पड़ा है आपने। और नादिया जी, लास्ट में मैं ये सवाल करना चाहूंगा, मालदीव्स में भी कुछ टाइम पहले, 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल पहले ऐसा ही सिचुएशन था, आउट इंडिया कंपेन और मतलब मोदी जी के हवाले से बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स, कभी पपीट कभी कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दी जा रही थी। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन ऐसा नहीं दिया गया। 1-2 ट्वीट ही किए गए जिसकी वजह से उन्हें दोबारा घुटने टेकने पड़े, या फिर अपनी गलती का एहसास हो गया। मतलब अगर अच्छे अल्फाज में बोले कि अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सॉरी भी किया और रिलेशन बेहतर करने के लिए अभी ये वो आए भी थे, मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया का विजिट भी किया था। क्या यही सीन हमें 2 माह 3 माह बाद देखना पड़ेगा बांग्लादेश वाले सिनेरियो में भी कि सॉरी करेगा बांग्लादेश और रिलेशन बेहतर हो जाएंगे? देखिए, कभी कभी माफी जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। मालदीव्स ने कोई खूनी खेल नहीं खेला था, या आतंकी या इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वाला काम मालदीव्स ने नहीं किया था। एक साइलेंट एक मैसेज मालदीव्स की तरफ से आया था और एक साइलेंट मैसेज भारत की तरफ से गया था। मालदीव्स को समझ में आ गया कि वो एक छोटा देश है, उसको भारत को लेकर चलना पड़ेगा, और भारत बहुत स्ट्रॉन्ग देश है। हम लड़कर नहीं रह सकते, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जो किया है वो नंगा नाच किया है। मोहम्मद यूनुस ने जो किया है वो पाकिस्तान के कहने पर और पाकिस्तान के इशारे पर और बैरक ओबामा और पाकिस्तान का पपेट बन करके उसने एक आतंकी और खूनी खेल खेला है, जिसकी माफी नहीं मिल सकती है उसको।
बिल्कुल नहीं मिल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले 2-4-5 दिन में एक माफीनामा मोहम्मद यूनुस की तरफ से जरूर आ सकता है, क्योंकि हम अपना बिजली का पैसा रिटर्न मांग रहे हैं और मोहम्मद यूनुस दे नहीं रहा है। हमारे बॉर्डर्स जो है वो जनता ने ब्लॉक करके रख दिए हैं कि अब बांग्लादेश में खाना पानी दाना नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जिन हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, वो हम नहीं भूलेंगे। और मोहम्मद यूनुस क्योंकि भूल चुका है, बांग्लादेशी मुस्लिम भूल चुके हैं कि जब पाकिस्तान के हलक से, यही भारत की मदद से, बंगा बंधु मुजीबुर रहमान साहब जब बांग्लादेश लेकर आ रहे थे, तो वहां पर 2 लाख से ऊपर वॉर बेबीज पैदा हुए थे, वहां पर लाखों जाने गई थी। पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेशी बंगालियों को चिंपैंजी कहकर पुकारा करते थे कि ये काले काले नाटे नाटे बटले बटले से हैं कौन और इनकी जुबान ऐसी क्यों है। तो ये सारी बेइज्जती को बांग्लादेशी भूल करके आज इनको जज्बाए कौम याद आया है। अब जज्बाए कौम में जब खाना पानी भूख बिजली ये सारी चीजें याद आती हैं तो भारत याद आता है, और जब रेप करना होता है तो पाकिस्तान याद आता है। हम अपनी हिंदू बहू बेटियों की इज्जत आबरू को और खेलने नहीं देंगे, क्योंकि एक चीज अब सारे हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आपको श्रीलंका में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको पाकिस्तान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको बांग्लादेश में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको अफगान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको तालिबान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तो भारत में भी यही हो रहा है कि हर रोज पत्थर और तलवार लेकर के मुसलमान यहाँ निकल रहे हैं। कभी हमें भागना पड़ेगा तो हम कहाँ भागेंगे? इन मुसलमान आतंकियों की वजह से कभी हमें भागना पड़ा तो हम कहां भागेंगे? इसलिए जिस जिस देश में जहां जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है उसको वहां स्ट्रांग होना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, वही स्ट्रांग होकर रहना पड़ेगा। मैं देखने वालों से ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मालदीव, जो मैंने क्वेश्चन नाजिया जी से किया, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी कि भाई मालदीव और बांग्लादेश का जो केस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे कुछ और इश्यूज थे, यहाँ पे कुछ और इश्यूज हैं। तो उम्मीद नहीं लगती, नाजिया जी के बोल के उम्मीद नहीं लगती कि उस तरीके से दोबारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ बेहतर हो। लेकिन देखने वालों से भी ये सेम क्वेश्चन है, क्या लगता है अगर बांग्लादेश की जो इस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस या जो भी है, अगर वो सॉरी कर लें या कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि हाँ भाई हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं मिनोरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके, हम रिलेशंस बेहतर करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बिजली काट दी जाए, चावल ना दिए जाए, आटा पानी दाना सब बंद कर दिया जाए, तो हमें रिलेशन बेहतर करने, तो क्या आपको लगता है कि रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? या फिर जैसे इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है 1947 से, वैसे ही अब इंडिया और बांग्लादेश का चलेगा? ये आपने अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और नादिया जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने थोड़ी गुस्से वाली बातें की, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी अपनी ओपिनियन है, देखने वाले उसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।